अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, यानी कि इंतकाल खून से क्या पेचीदगियाँ हमारे पास सामने आ सकती हैं या क्या रिएक्शन होते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन से रिएक्शन हैं या किस वजूहात पर हो सकते हैं और उनको हम कैसे चेक करते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरे लेक्चर्स के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इंतकाल खून से मुख्तलिफ़ पेचीदगियाँ सामने आती हैं। जो पेचीदगियाँ सामने आती हैं, जो उनकी अक़साम है, वो हैं 5। हीमोलाइटिक रिएक्शन, इन्फेक्टिव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, पायरोजन रिएक्शन और क्लिनिकल रिएक्शन। अब हम चलते हैं, जो हमारा पहला है हीमोलाइटिक रिएक्शन, उसकी डिटेल में देखते हैं कि वो रिएक्शन या उसके अंदर क्या तरीक़ाकार है। हीमोलाइटिक रिएक्शन, ये रिएक्शन गैर मुताबिकत रखने वाले खून की मुंतकिली की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास क्रॉस मैच इनकम्पैटिबल होता है या फिर कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो इनकम्पैटिबल होती हैं। ये गैर मुताबिकत RH एंटीबॉडी, ABO ग्रुपिंग या फिर दूसरी एंटीबॉडीज़ की वजह से हो सकती हैं। अब अगर ये रिएक्शन होता तो उसमें क्या होता है, मुंतकिल होने वाले सुर्ख खलियात की ज़िंदगी कम हो जाती है और वो वक्त से पहले तेज़ी से टूटने लगते हैं और इस हीमोलाइसिस को टेस्ट ट्यूब की मदद से चेक किया जा सकता है। ये मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के अंदर बताऊंगा कि कैसे चेक किया जा सकता है। अब ये रिएक्शन जब हुआ है तो इसके साइन एंड सिम्टम अलामात कब हमारे पास सामने होती हैं, जब 50 से 100 ml गैर मुताबिकत रखने वाला खून मरीज़ के जिस्म में इंटर हो चुका होता है, तब ये अलामात सामने आती हैं। अब वो अलामात कौन सी हैं? मरीज़ के सर में दर्द होता है, कमर में शदीद दर्द होता है, बुखार होता है, जिस्म कांपने लगता है। और बच्चों के अंदर जो अलामात होती हैं वो होती हैं, बच्चों में जो कपकपाहट है वो वाज़ेह नहीं होती, बल्कि उनका जिस्म ठंडा पड़ने लग जाता है और चेहरा भी जर्द हो जाता है। जैसे ये अलामात सामने आए तो आपने क्या करना है, खून की मुंतकिली को रोक देना चाहिए। ये रिएक्शन शदीद किस्म का भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। अगर ज़्यादा शदीद हुआ तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है कि आया कि हमारे से मिस्टेक कहाँ हुई है। हमने ब्लड ग्रुप किया, क्रॉस मैच किया, ठीक है, कंप्लीट, वो भी सही था, तो फिर ये रिएक्शन क्यों हुआ? तो इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे क्राइम होता है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसी तरह हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, हीमोलाइटिक रिएक्शन होते ही ब्लड फ्राहम करने वाली लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक को फ़ौरन रिपोर्ट करना चाहिए। ब्लड फ्राहम करने वाली लेबॉर्ट्री कौन सी? वो लेबॉर्ट्री जहाँ से आप लोगों ने क्रॉस मैच कराया है, या वो ब्लड बैंक जहाँ से आपने क्रॉस मैच कराया है, उनको बताएं कि हमारे पेशेंट के साथ ये मसला हो गया है, तो हम यहाँ पे हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गया है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने दर्ज झेल सैंपल भी लेबॉर्ट्री के अंदर भिजवाने हैं, ताकि उसकी जांच पड़ताल हो सके कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। एक ब्लड बैग जो मरीज़ को आप लगा रहे हैं, वो खून जो आप ब्लड बैग के अंदर निकलवा के लेते हैं वो भिजवाना है। दूसरा, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट ब्लड सैंपल। पोस्ट मतलब बाद में, ट्रांसफ्यूजन इंतकाल खून, रेसिपिएंट ब्लड सैंपल मरीज़ या जिसको खून लगाया गया है उसके खून का नमूना, यानी कि खून लगाने के बाद मरीज़ के खून का नमूना। और नंबर 3 है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन रिसिपिएंट यूरिन सैंपल, खून लगाने के बाद मरीज़ का पेशाब का नमूना। ये आप 3 चीज़ें आपने लैब के अंदर भेजनी है। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कहा था कि पेशेंट का सैंपल और डोनर का सैंपल कम से कम आप 1 दिन के लिए लाजमी अपने पास सेव रखें। वो क्यों? वो यहाँ पे ज़रूरत हो रहा है, ब्लड बैंक या ब्लड फ्राहम करने वाली लेबॉर्ट्री के पास दर्ज झेल नमूना जात पहले से मौजूद होने चाहिए। अब वो जो पेशेंट का ओरिजिनल सैंपल था जो क्रॉस मैच के वक्त आया था, डोनर का ब्लड सैंपल और ब्लड बैंक रिकॉर्ड, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये दोनों सैंपल 48 घंटे तक महफूज रखें। हमारी लेबॉर्ट्रीज छोटे लेवल की हैं, तो यहाँ पे मैंने इसलिए आपको 1 दिन के लिए कहा था कि लाजमी तौर पे रखना है।
यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई। आगे हम चलते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है कि ये किस तरीके के तहत काम करता है। प्रोसीजर, मरीज़ के पेशाब का मुआयना करें। अगर ये सुर्ख रंग का है, पेशाब सुर्ख रंग का है, तो ये पेशाब में खून या हीमोग्लोबिन की अलामत है। इस पेशाब को आपने अब क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है, ताकि हमें हीमोलाइसिस का पता लग सके। अगर सेंट्रीफ्यूज करने पर भी पेशाब का रंग सुर्ख है, तो ये खून की तोड़-फोड़ यानी हीमोलाइसिस हो चुकी है और हीमोग्लोबिन यूरिया की अलामत है। अगर पेशाब साफ़ हो जाए और ब्लड ट्यूब के निचले हिस्से में बैठ जाए, तो ये हीमोचूरिया की अलामत है। मतलब ये कि हीमोलाइसिस हुई है, तो ये रिएक्शन हुआ है। अब दूसरा जो ब्लड का सैंपल आया था, उसका भी यही है कि मरीज़ के जो ब्लड सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज करें और सीरम का मुशाहिदा करें। अगर सीरम में हीमोलाइसिस नज़र आए, तो ये हीमोलाइटिक रिएक्शन की अलामत है। इस सूरत में फ़ौरन डॉक्टर या सर्जन को रिपोर्ट करें, ताकि मरीज़ का मुनासिब इलाज किया जा सके। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये वाकई रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन का हमें पता चल। अब हमने इसकी वजह ढूंढनी है कि ये कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। तो हीमोलाइसिस की वजह ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, मरीज़ के ओरिजिनल सैंपल को दोबारा ग्रुप करें, डोनर का दोबारा ग्रुप करें और इसके साथ साथ दोबारा क्रॉस मैच करें। यानी कि तमाम क्रॉस मैच के प्रोसेस को शुरू से दोबारा दोहराना है और दोबारा चेक करना है कि हमारे से मिस्टेक कहाँ हुई है। आगे है जो सेकंड है वह इन्फेक्टिव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये तकरीबन 2% खून के अतियात जिल्द पर मौजूद स्टेफिलोकोकाई से मुतासिर होते हैं। ये तकरीबन 2% खून के अतियात जिल्द पर मौजूद स्टेफिलोकोकाई से मुतासिर होते हैं। मतलब 2% क्या, यानी कि 100 में से 2% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये रिएक्शन होता है बाज़ औक़ात। और किन की वजह से होता है, स्टेफिलोकोकाई की वजह से। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है, इससे बचने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि डोनर का खून इकट्ठा करते वक्त जरासीम से पाक तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। अब वो कैसे, यानी कि जब हम ब्लड बैग है, जब वो सैंपल निकाल रहे होते हैं, तो ऐसी जगह पे रखें ब्लड बैग को जहाँ पे वो स्टेरिलाइज हो, यानी कि वहाँ पे जरासीम वगैरह कोई ना हो। अगर वो किसी ऐसी जगह पे रखना भी पड़ रहा है, तो हम उसको अच्छी तरह से एंटीसेप्टिक से साफ़ करें। डोनर के खून में मुख्तलिफ़ अक़साम के पैथोजन मौजूद हो सकते हैं और इनमें से कुछ रेफ्रिजरेटर के दर्जा हरारत पर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि कुछ बाकी बच जाते हैं। डोनर का खून हासिल करने से पहले ख़ास तौर पर बीमारियों के टेस्ट कर लेने चाहिए, मसलन हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड और HIV वगैरह। अब क्या है कि कुछ तो जो जरासीम होते हैं वो तो हर इंसान की जिल्द पे मौजूद होते हैं, लिहाजा हमें क्या चाहिए कि उनकी एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। और उससे पहले कि हमने क्या करना है कि बीमारियों के भी टेस्ट करें। हो सकता है कि जो ब्लड हम लगा रहे हैं वो पहले ही से किसी बीमारी में मुब्तला है, तो वो उसका नुकसान हो जाएगा। हम एक आदमी को बचाने के लिए हम उसको दूसरी बीमारी में, यानी कि एक आदमी है, हम उसको बचाने के लिए किसी दूसरी बीमारी में नहीं धकेल सकते। अब जो थर्ड है हमारे पास वो है एलर्जिक रिएक्शन। बाज़ औक़ात डोनर के खून में एलर्जी पैदा करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं जो रिसिपिएंट को मुंतकिल हो सकते हैं और एलर्जी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ अलामत जिल्द पर शो होती हैं। वो कौन सी हैं, जिल्द पर सूजन का होना, दमे का दौरा पड़ना, चेहरे पर सूजन वगैरह ज़ाहिर होती है। यानी कि वो लोग जिनको एलर्जी है तो हम उनसे भी सैंपल नहीं लेते। नेक्स्ट है पैरोजन रिएक्शन। पैरोजन ख़ास किस्म के अज्जा हैं जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होते हैं। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म यानी कि तोड़ फोड़ या वो जो भी काम करते हैं उसके नतीजे में पैदा होती है। ये पैरोजन स्टेरिलाइज करने के बाद भी बाकी रहते हैं। अगर हम चीज़ को स्टेरिलाइज भी करते हैं तो तब भी ये पैरोजन नहीं मरते। चुनाचा खून को इकट्ठा करने वाली बोतलें अगर स्टेरिलाइजेशन से पहले बैक्टीरिया से आलूदा हों तो ऐसे खून में पैरोजन मौजूद हो सकते हैं। ये पैरोजन इंतकाल खून के ज़रिए मरीज़ को मुंतकिल होते हैं और बुखार का सबब बनते हैं। इससे क्या होगा कि मरीज़ को बुखार आ जाता है और इतना कोई इफ़ेक्टिव नहीं है। क्लिनिकल रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो अपना वह रोल प्ले कर रही होती हैं। नंबर 1 जो है वो है हाइपोथर्मिया, यानी कि इसमें क्या है टेम्परेचर कम हो जाता है। अब वो क्यों होता है, अगर थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा ठंडा खून मरीज़ को मुंतकिल कर दिया जाए तो रिसिपिएंट या मरीज़ का दर्जा हरारत एकदम से कम हो जाता है। इसलिए ब्लड फ्रिज में तो हम लोग रखते हैं, लेकिन जब लगा रहे होते हैं तो पहले हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं। दूसरा
बार बार खून इंतकाल करने से, यानी बार बार खून लगवाने से मरीज़ का या रिसिपिएंट के जिस्म में जो है वो आयरन की ज़्यादती हो जाती है, आयरन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसे आयरन ओवरलोड कहते हैं। ये भी नुकसानदेह है। डोनर के खून में साइट्रेट की वजह से जहरीलापन पैदा हो सकता है। साइट्रेट कहाँ से आ गया? ये जो ब्लड बैग के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है उसके अंदर साइट्रेट मौजूद होता है, जो कि ज़्यादा अगर इकट्ठा हो जाए तो वो जहरीलापन पैदा करता है। अगर लगाया जाने वाला खून ज़्यादा पुराना हो, यानी कि काफ़ी दिन पहले लिया गया हो, तो उसमें पोटासियम की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, और ये जो पोटासियम है ये इंसानी दिल के लिए नुकसानदेह है, और ऐसे मरीज़ जो दिल के अमराज में मुब्तला हों उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, और बाद औक़ात ये जानलेवा भी हो सकता है। अब जो ज़्यादा दिन का खून होता है, एक उसमें क्या था कि पोटाशियम की ज़्यादती हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, उसके अंदर कोआगुलेशन फैक्टर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो खून को जमाते हैं, जिसकी वजह से रिसिपिएंट में क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म हो जाते हैं। जब क्लॉटिंग फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका क्लॉटिंग मैकेनिज़्म है, क्लॉटिंग का जो तरीक़ाकार है, जिस्म के अंदर निज़ाम है, वो मुतासिर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।